दोस्तों इमेजिन करो कि रमेश एक 20 साल का लड़का है जिसने अभी अभी कहीं से 1 करोड़ की लॉटरी जीती है। रमेश एक स्मार्ट लड़का है और उसने ये भी सुना हुआ है कि ज्यादातर लॉटरी जीतने वाले लोग कुछ सालों में ही अपनी लॉटरी का सारा पैसा गवा देते हैं। इसलिए रमेश डिसाइड करता है कि वो इन सारे पैसों को एक सेफ में रखेगा और रिटायरमेंट तक उन्हें खर्च नहीं करेगा। दोस्तों रमेश का डिसीजन सुनने में काफी स्मार्ट लगता है ना? लेकिन रमेश जब रिटायर होता है 40 सालों बाद तो वो देखता है कि उसके 1 करोड़ रुपयों की परचेजिंग पावर आज के 6 लाख रुपयों से भी कम रह गई है। अब 40 साल बाद वो 1 करोड़ रुपए से उतनी ही चीज खरीद सकता है जितनी वो 40 साल पहले 6 लाख रुपयों से खरीद लेता था। और ये कैसे हुआ? दोस्तों ऐसा होता है इन्फ्लेशन के कारण। इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर। इसे सिंपल तरीके से समझा जाए तो बढ़ते हुए समय के साथ हमारे पैसे की कीमत कम होती जाती है। एक तरह से समझे तो करेंसी बूढ़ी होती जाती है। जितनी हम 1 रुपए की चीज कुछ साल पहले खरीद पाते थे, आज उतनी ही क्वांटिटी की चीज हम शायद 10 रुपए से भी ना खरीद पाएं। दोस्तों इन्फ्लेशन हर देश की अलग अलग होती है, तो हमारे देश में ये इन्फ्लेशन हिस्टोरिकली 6 to 7% से बढ़ती आई है और रमेश के एग्जाम्पल में मैंने इसे 7% रखकर कैलकुलेट किया था। दोस्तों मैं इन्फ्लेशन के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर लोग इस बढ़ती इन्फ्लेशन से अनजान होते हैं और 5 से 7% का रिटर्न लेके खुश हो जाते हैं कि मेरा पैसा तो बढ़ रहा है, लेकिन असल में आपका पैसा दिन पर दिन अपनी वैल्यू लूज कर रहा है। दोस्तों आज तक किसी ने भी इन्फ्लेशन से नीचे के रिटर्न लेके वेल्थ नहीं बनाई है और फ्यूचर में भी ऐसा कर पाना पॉसिबल है ही नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल से सभी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानेंगे और उनसे जुड़े रिस्क्स और रिवॉर्ड के बारे में भी बात करेंगे और जानेंगे अमीरों के इन्वेस्टमेंट सीक्रेट्स के बारे में। और दोस्तों वीडियो के एंड में मैंने सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया है जो आपको इनफाइनाइट रिटर्न दे सकती है, इसलिए वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में जिसमें कि ऑलमोस्ट सभी आम आदमी अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं एंड दैट इज बैंक और एफडी। बैंक या एफडी में आपको 3 से 5% का रिटर्न मिलता है जो कि ऑलमोस्ट रिस्क फ्री होता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको इन्फ्लेशन की कोई जानकारी नहीं होती। लेकिन आप तो जानते हो कि ये रिटर्न्स इन्फ्लेशन रेट से काफी कम है, इसलिए बैंक और एफडी में पड़े हुए आपके पैसे दिन पर दिन कम हो रहे हैं। इसीलिए बैंक या एफडी में पैसे डिपॉजिट करना एक फुलिश डिसीजन है। आपको बैंक में सिर्फ किसी इमरजेंसी के लिए पैसे रखने चाहिए या जिन पैसों की आपको शॉर्ट टर्म में जरूरत पड़ने वाली है बस उतने ही पैसे आप बैंक में रखिए। अगर आप इसे एक इन्वेस्टमेंट की तरह समझ रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि बैंक या एफडी में इन्वेस्ट करके आप वेल्थ बना लेंगे तो दोस्तों ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अमीर लोग अपने पैसों को बैंक में रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। दोस्तों अगली इन्वेस्टमेंट है गोल्ड। हमारे देश के काफी सारे लोग या मैं कहूँ ऑलमोस्ट सभी लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। इंडिया के लगभग हर घर में सोना थोड़ी ही मात्रा में सही लेकिन जरूर होता है। गोल्ड ने पिछले 10 सालों में कंपाउंडेड 6% रिटर्न दिए हैं जो कि ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन के बराबर हैं। सोने से वेल्थ बनाना तो बड़ा मुश्किल है लेकिन इसमें आपके पैसे वैल्यू लूज नहीं करते। तो दोस्तों आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? देखो दोस्तों अगर आप मुझसे पूछो तो मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना अवॉइड करो। इससे अच्छे और बहुत सारे ऑप्शन हैं और अगर आप चाहते ही हैं तो पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा इसमें रख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वेल्थ बनाने की सोच लेके इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर भूल जाओ, वेल्थ तो इससे नहीं बनाई जा सकती। दोस्तों अगली इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के मैक्सिमम मिलियनियर्स रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी कि वो लोग जो प्रॉपर्टीज को सस्ते दामों पर खरीदते हैं और उनसे 2 तरीकों से कमाते हैं। पहला थ्रू रेंटल इनकम। इमेजिन करिए कि राकेश एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर है। उसने मुंबई के एक पोर्श एरिया में एक 2 BHK फ्लैट खरीदा है जिसकी कीमत है 50 लाख रुपए और उसने उसे रेंट पर दे दिया है। अब राकेश को हर महीने कुछ रेंटल इनकम उससे मिलती है। मान लेते हैं कि 15 से 20 हजार रुपए उसे मिलते हैं। राकेश उस फ्लैट से 5 सालों तक रेंटल इनकम भी लेता है और 5 साल बाद जब उस फ्लैट को बेचता है तो उसकी कीमत भी 50 लाख से बढ़कर 80 लाख हो जाती है, जो कि रियल एस्टेट से कमाने का दूसरा तरीका है जिसे कहते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू एप्रिसिएशन, यानी कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ना। दोस्तों रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जहां एक तरफ काफी अट्रैक्टिव लगती है क्योंकि इससे अमीर बना जा सकता है, वहीं इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि इसमें आपको बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। मान लो कि राकेश एक मिडिल क्लास आदमी होता जिसकी ईयरली इनकम ही मात्र 5 लाख रुपए की होती, तो क्या वो इस तरह की 50 लाख या 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद पाता? नहीं ना। दोस्तों यही कारण रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को बेस्ट इन्वेस्टमेंट की लिस्ट से बाहर कर देता है। अदरवाइज अगर आप एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो तो इसमें इन्वेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है, ये आपको एक अमीर आदमी बना सकती है। दोस्तों नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टोस। आजकल दुनिया भर में क्रिप्टोस का बूम चल रहा है। दुनिया क्रेजी हो रही है बिटकॉइन जैसे क्रिप्टोस के अविश्वसनीय रिटर्न देख के, क्योंकि अगर किसी ने भी बिटकॉइन में सिर्फ 22,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते 2015 में तो आज वो लगभग 31 लाख रुपए बन गए होते।
और इसी बीच बिटकॉइन का प्राइस मैक्सिमम 48 लाख रुपए तक भी गया था। ऐसे ही और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज ने लोगों को मोटे रिटर्न्स दिए हैं और बहुत सारे न्यू बिलियनर्स भी ऐड हुए हैं बिलियनर्स लिस्ट में क्रिप्टोस की वजह से। लेकिन क्रिप्टोस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि एक हाईली वोलेटाइल इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इसके रेट काफी फ्लक्चुएट होते रहते हैं। कभी 10-20% टूट जाते हैं एक ही दिन में, तो कभी 20-30% चढ़ भी जाते हैं। रिसेंटली इन अप्रैल 2021 बिटकॉइन 53% क्रैश हुआ था और इस क्रैश की वजह से सिर्फ एक हफ्ते में क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट देखते ही देखते साफ हो गई। क्रिप्टो एक बहुत ही नई इन्वेस्टमेंट है और इसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये वर्थ है एक चांस लेने के। इसलिए इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ उतना ही अमाउंट जिसके जाने से आपको बिल्कुल फर्क ना पड़ता हो, आपके लाइफस्टाइल में कोई चेंज ना आता हो और मोस्ट इंपोर्टेंटली आपका पीस ऑफ माइंड बना रहना चाहिए। अगली इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स आपको इजीली 12 से 15% का रिटर्न दे सकते हैं अगर आप अपने पैसे को लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहने देते हैं। तो ऐसा नहीं कि साल 6 महीने में ही आप इतने रिटर्न्स की उम्मीद लगाने लगे। कम से कम आपको 5-10 सालों के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी आप एक हैंडसम रिटर्न देख पाएंगे। शॉर्ट टर्म में काफी सारे उतार चढ़ाव देखने मिल सकते हैं, लेकिन एक अच्छा फंड आपको 12 से 15% का रिटर्न देके ही जाएगा इन द लॉन्ग रन। म्यूचुअल फंड्स का एक ड्रॉबैक ये होता है कि आपको इसके लिए फंड मैनेजमेंट फीस देनी पड़ती है। जैसे कि आपको पता है कि आपके पैसों को मैनेज करने और उन्हें सही जगह निवेश करने के पीछे एक फंड मैनेजर का हाथ होता है, तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ फीस भी चार्ज करेगा। तो ये फीस आमतौर पर 2 से 3% की होती है, जो कि आखिरकार आपको ही पे करनी होती है और इससे फिर आपके रिटर्न्स पे अफेक्ट पड़ता है। आपका ओवरऑल रिटर्न कम हो जाता है। जैसे कि अगर आपको 13% रिटर्न मिला है, जिसमें से 3% आपको फंड मैनेजमेंट फीस पे करनी पड़ रही है, तो आपका फाइनल रिटर्न बस 10% ही रह जाएगा, विच इज नॉट अ गुड थिंग। इसीलिए रिच लोग अपना बहुत कम या नामात्र पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। इससे बेहतर ऑप्शन है कि अपने पैसों को इंडेक्स फंड में निवेश किया जाए। इंडेक्स फंड से भी आप 12 से 13% रिटर्न ले पाएंगे और इसमें आपको कोई फीस भी पे नहीं करनी होती, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर का कोई काम नहीं होता। खैर, इंडेक्स फंड्स को अच्छे से किसी सेपरेट वीडियो में समझेंगे। ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर इसमें इंडेक्स फंड के बारे में बात करी गई तो। दोस्तों, अब जिस इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं बात करने वाला हूं, इसे किसी भी हाल में आपको मिस नहीं करना है। यही वो इन्वेस्टमेंट है जिसने आज तक दुनिया भर में इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा वेल्थ बनाकर दी है, और ये इन्वेस्टमेंट है स्टॉक्स। दुनिया के टॉप 100 रिचेस्ट लोगों में से 90% से ज्यादा लोग इसी से अमीर बने हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट की वजह से ही अमीर बने हैं। आप पूछेंगे कि कैसे? दुनिया का सबसे अमीर आदमी इलोन मस्क तो एक बिजनेसमैन है, ना कि स्टॉक इन्वेस्टर। लेकिन दोस्तों, इलोन मस्क की जितनी भी नेटवर्थ है, सारी की सारी स्टॉक मार्केट की बदौलत है। कैसे? आइए जानते हैं। इलोन मस्क की 2 लिस्टेड कंपनीज हैं, स्पेसएक्स और टेस्ला, जिसमें कि टेस्ला की वैल्यूएशन है $800 बिलियन और स्पेसएक्स की है $100 बिलियन। और इलोन मस्क की इन दोनों कंपनियों में हिस्सेदारी है 17% टेस्ला में और 48% स्पेसएक्स में। इस तरह से दोस्तों, इलोन मस्क भी अपनी कंपनियों में एक हिस्सेदार यानी शेयर होल्डर हैं, और अपनी इन दोनों कंपनीज में हिस्सेदारी के कारण ही इलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। और यही कहानी बाकी सभी बिजनेसमैन की भी है। और दोस्तों, इन्वेस्टर भी यही करते हैं, वो भी कंपनीज में शेयर होल्डर बनते हैं कंपनीज के स्टॉक खरीद के। बस डिफरेंस यहाँ ये है कि एक बिजनेसमैन को कंपनी का पूरा हार भार उठाना पड़ता है, टीम को मैनेज करना पड़ता है, ऑपरेशंस देखने पड़ते हैं, एटसेट्रा। जबकि इन्वेस्टर्स अच्छी कंपनीज को ढूंढ के उनमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं और फिर वेट करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के बढ़ने का। लेकिन दिस वे और दैट वे वेल्थ दोनों की ही स्टॉक से ही बनती है। अब स्टॉक इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो दुनिया भर में हजारों ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने एक अच्छी खासी वेल्थ बनाई है। लेकिन एक फेमस एग्जांपल है लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का, जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी $100 बिलियन की नेटवर्थ प्योरली स्टॉक इन्वेस्टमेंट से बनाई है और हमेशा टॉप 10 रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में इनका नाम रहता ही है। और बफेट ने इतनी वेल्थ कोई 60-70% के रिटर्न लेके नहीं बनाई है, बल्कि उनके पिछले 60 सालों के एवरेज रिटर्न केवल 20% के आसपास ही रहे हैं। दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि क्यों अमीर लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के कुछ और भी बहुत सुंदर बेनिफिट्स हैं, जिसमें सबसे बढ़िया बेनिफिट है डिविडेंड्स। दोस्तों, इलोन मस्क या वॉरेन बफेट या इन्हीं के जैसे बाकियों की जो $1 बिलियन की नेटवर्थ है, ये एक्चुअल में असली पैसा नहीं है, बल्कि ये पैसा इनको तभी मिलेगा जब ये अपनी पूरी की पूरी हिस्सेदारी बेच दें। इसीलिए इसे पेपर मनी भी कहा जाता है। इससे आप कुछ खरीद नहीं सकते डायरेक्टली। लेकिन अमीर लोगों का तो इतना लेविश लाइफस्टाइल होता है, तो उसके खर्चे के लिए ये लोग क्या करते होंगे? दोस्तों, आपने भी इस बारे में सोचा तो जरूर होगा। तो दोस्तों, यहीं पे स्टॉक इन्वेस्टमेंट का सबसे बढ़िया पार्ट आता है। कंपनीज अपने प्रॉफिट को शेयर होल्डर में बांटती हैं, जिसे कि डिविडेंड कहते हैं, और इसी से ये बड़े लोग अपनी लग्जरी लाइफ जीते हैं। दोस्तों, डिविडेंड एक्चुअल में क्या होता है, कंपनीज इसे क्यों और कब पे करती हैं, और कैसे आप सिर्फ डिविडेंड इनकम से फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं और पैसों के लिए काम करना छोड़ सकते हैं, दोस्तों इस सब के लिए मैं जल्दी ही एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा, इसलिए स्टे ट्यून्ड।
फिलहाल मैं डिविडेंड के बारे में आपको एक चौंकाने वाला फैक्ट बताता हूं जो श्योरली आपका दिन बना देगा। वॉरेन बफे कोका कोला कंपनी के बहुत पुराने इन्वेस्टर हैं और वो कंपनी का एक मोटा चंक होल्ड करते हैं, जिस वजह से उनको कंपनी से जो डिविडेंड इनकम होती है वो कंपनी के सीईओ की एनुअल सैलरी से भी कई गुना ज्यादा है। कितनी ज्यादा? कंपनी के सीईओ जेम्स क्विंसी की एनुअल सैलरी है $16 मिलियन, जबकि वॉरेन बफे $1.5 मिलियन सिर्फ एक दिन में कमाते हैं डिविडेंड से, यानी कि साल के $545 मिलियन। तो दोस्तों आप देख ही सकते हो डिविडेंड इनकम आपको कैसे बहुत अमीर बना सकती है। स्टॉक इन्वेस्टिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हम कैसे वो स्टॉक्स फाइंड करें जो अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, कौन सा टाइम राइट होता है स्टॉक खरीदने का, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कैसे कंपाउंडिंग वर्क करती है स्टॉक इन्वेस्टिंग में, और इसके जैसे कई सारे सवाल हैं और इन सभी सवालों का जवाब एक वीडियो में दे पाना मुमकिन नहीं है। दोस्तों इसीलिए इस चैनल से अभी जुड़िए ताकि आपको स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब मिल सकें। फिलहाल उस एक इन्वेस्टमेंट के बारे में जान लेते हैं जो आपको इनफाइनाइट रिटर्न दे सकती है, और वो इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। खुद में इन्वेस्ट किया एक एक पैसा आपको उतना रिटर्न दे सकता है जितना और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकती। वॉरेन बफे को भी जब पूछा गया कि उनकी सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कौन सी है, तो उन्होंने भी यही कहा कि वो $1000 जो उन्होंने डेल कार्नेगी का कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स खरीदने के लिए इन्वेस्ट करे थे। दोस्तों अगर आज वॉरेन बफे अपनी पूरी की पूरी नेटवर्थ गंवा देते हैं तो क्या आपको लगता है कि वो दोबारा बाउंस बैक नहीं कर पाएंगे? ऑब्वियसली वो दोबारा से कुछ ना कुछ करके वेल्थ बना लेंगे, क्योंकि उनके पास उनकी वेल्थ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और वो है उनका एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज। इसीलिए दोस्तों बेस्ट इन्वेस्टमेंट है खुद के नॉलेज और स्किल्स को डेवलप करने के लिए इन्वेस्ट करना, फिर चाहे बुक्स खरीद के या कोई कोर्स खरीद के आप अपना नॉलेज बढ़ाएं, लेकिन ये आपको करना ही होगा। दोस्तों हमारा भी यही प्रयास है कि हम आपको फाइनेंशियली इतना नॉलेजेबल बना दें कि आपको कोई पेड कोर्स खरीदने की जरूरत ना पड़े, इसलिए जल्द से जल्द हमारे चैनल से जुड़ें। आई होप दोस्तों वीडियो से आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अब तक आप ये डिसाइड कर पाए होंगे कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है और कब इन्वेस्ट करना है। मैंने तो बता दिया कि रिच लोग अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। अब आप रिच बनना चाहते हैं या नहीं ये सोलली आप पर डिपेंड करता है। मेरी तरफ से आप सबके लिए वेल विशेस हैं और होप आप आने वाले समय में एक अच्छी वेल्थ बनाएंगे और एक कामयाब इन्वेस्टर बनेंगे।